हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम खान सर का बुक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का उसमें चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर चैप्टर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 27 जून 1947 को देशी रियासतों की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के तहत एक राज्य विभाग यानी स्टेट डिपार्टमेंट खोला गया। इसका प्रभारी किसको बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका प्रभारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। 27 जून 1947 को देशी रियासतों की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के तहत एक राज्य विभाग खोला गया। इसका प्रभारी किसको बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट पॉइंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को देशी नरेशों से अपील की कि वे अपनी विदेश नीति, यातायात एवं सुरक्षा संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दे। इस अपील का समर्थन किसने किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को देशी नरेशों से अपील की कि वे अपने विदेश नीति, यातायात एवं सुरक्षा संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दे। इस अपील का समर्थन किसने किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट पॉइंट है किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सम्राट और देशी रियासतों के बीच समझौते उस अधिनियम के प्रवर्तन पर स्वतः निरस्त हो जाएंगे? तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सम्राट और देशी रियासतों के बीच हुए समझौते उस अधिनियम के प्रवर्तन पर स्वतः निरस्त हो जाएंगे? तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या 542 थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों की संख्या 542 थी, जिनमें से 539 रियासतों ने स्वेच्छा से देशी राज्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में विलयन के लिए स्वीकृति दे दी। शेष किन 3 रियासतों ने विलयन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया? तो शेष किस 3 रियासतों ने विलयन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया? तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन 3 रियासतों ने विलयन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या 542 थी, जिनमें से 539 रियासतों ने स्वेच्छा से देशी राज्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में विलयन के लिए स्वीकृति दे दी। शेष किन 3 रियासतों ने विलयन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया? तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने। नेक्स्ट पॉइंट है काठियावाड़ के तट पर स्थित जूनागढ़ रियासत के नवाब ने पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा कर दी, जिसका वहीं की जनता ने विरोध किया। फलतः सरकार ने सैनिक कार्रवाई की। इसके बाद वहां का नवाब पाकिस्तान भाग गया। उस समय जूनागढ़ का नवाब कौन था? तो नवाब मोहम्मद महाबत खानजी तृतीय। नवाब मोहम्मद महाबत खानजी तृतीय। काठियावाड़ के तट पर स्थित जूनागढ़ रियासत के नवाब ने पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा कर दी, जिसका वहां की जनता ने विरोध किया। फलतः सरकार ने सैनिक कार्रवाई की। इसके बाद वहां का नवाब पाकिस्तान भाग गया। उस समय जूनागढ़ का नवाब कौन था? तो नवाब मोहम्मद महाबत खानजी तृतीय। नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर के किस महाराजा ने पाकिस्तानी पठानों यानी कबाइलियों के आक्रमण के बाद अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो हरि सिंह ने। कश्मीर के किस महाराजा ने पाकिस्तानी पठानों यानी कबाइलियों के आक्रमण के बाद अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो हरि सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट है हैदराबाद में रजाकारों ने आतंक का वातावरण पैदा कर दिया। तो हैदराबाद में रजाकारों ने आतंक का वातावरण पैदा कर दिया, जिसके दबाव में आकर वहां के निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन सरदार पटेल ने 13 सितंबर 1947 को सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद के नवाब को भारत में विलय स्वीकारने हेतु बाध्य कर दिया। यह कार्रवाई किस ऑपरेशन के तहत किया गया? तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में रजाकारों ने आतंक का वातावरण पैदा कर दिया, जिसके दबाव में आकर वहां के निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन सरदार पटेल ने 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद के नवाब को भारत में विलय स्वीकारने हेतु बाध्य कर दिया। यह कार्रवाई किस ऑपरेशन के तहत किया गया? तो ऑपरेशन पोलो के तहत। यह कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हैदराबाद के निजाम मीर ओस्मान अली खान ने सबसे अंत में समर्पण किया और भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया। यह घटना किस दिन घटी? तो 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम मीर ओस्मान अली खान ने सबसे अंत में समर्पण किया और भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर दिया। यह घटना किस दिन घटी? तो 18 सितंबर 1948 को यह घटना घटी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ है भारत। तो भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया? तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स।
भारत के संघ में भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है। तो भारत के संघ में भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है? नहीं की, तो क्योंकि संसद यह कार्य साधारण बहुमत से कर सकती है। तो भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है? तो नहीं, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि संसद यह कार्य साधारण बहुमत से करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को तो भारत के अंतर्गत जो स्थित रियासत था उसको भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद को यह प्राधिकार है कि वह ऐसे निर्बंधों तथा शर्तों के साथ जो उचित समझे नए राज्यों के प्रवेश की अनुमति दे सकेगी, ये का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में संसद को यह प्राधिकार है कि वह ऐसे निर्बंधों तथा शर्तों के साथ जो उचित समझे नए राज्यों के प्रवेश की अनुमति दे सकेगी का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया? तो संविधान की प्रथम अनुसूची में। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया? तो संविधान की प्रथम अनुसूची में। संविधान की प्रथम अनुसूची में। यहाँ भाग 1 के बारे में दिया है, तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। देखते हैं अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2 क। अनुच्छेद 2 क में सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। तो अनुच्छेद 2 क में है सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। नेक्स्ट है राज्य तथा राज्य क्षेत्रों की श्रेणियां। तो राज्य तथा राज्य क्षेत्रों की श्रेणियां क्या देखते हैं? मूल संविधान में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की 4 श्रेणियों का उल्लेख किया गया था। मूल संविधान में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की 4 श्रेणियों का उल्लेख किया गया था। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। ये श्रेणियां निम्नलिखित है। क में है श्रेणी के राज्य। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ 216 देशी रियासतों को सम्मिलित करके ए श्रेणी के राज्यों का गठन किया गया। ये राज्य थे असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इनकी संख्या 10 थी। ये राज्य थे असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसकी संख्या 10 थी। नेक्स्ट है ख में श्रेणी के राज्य। तो 275 देशी रियासतों की नई प्रशासनिक इकाई में गठित करके बी राज्य की श्रेणी प्रदान की गई। ये राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब के राज्यों का संघ। राजस्थान, सौराष्ट्र तथा त्रावणकोर, कोचीन इनकी संख्या 8 थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ के नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है? तो अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट है किसी नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्र सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन वाले विधेयक पर किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की। किसी नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन वाले विधेयक पर किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की।
नेक्स्ट है उक्त परियोजना से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल या विधानमंडलों के पास एक निश्चित समय के भीतर विचार करने के लिए भेजा जाता है। हालांकि राज्य की सहमति या असहमति पर कोई प्रभाव विधेयक पर नहीं पड़ता और निश्चित समय सीमा के बाद विधेयक संसद द्वारा पारित होकर किसके पास हस्ताक्षर के लिए पहुंच जाता है, तो राष्ट्रपति के पास। उक्त परियोजना से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल या विधानमंडलों के पास एक निश्चित समय के भीतर विचार करने के लिए भेजा जाता है। हालांकि राज्य की सहमति या असहमति का कोई प्रभाव विधेयक पर नहीं पड़ता है और निश्चित समय सीमा के बाद विधेयक संसद द्वारा पारित होकर किसके पास हस्ताक्षर के लिए पहुंच जाता है, तो राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट पॉइंट है मूल संविधान में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया था, तो 4 श्रेणियों का। मूल संविधान में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया था, तो 4 श्रेणियों का। नेक्स्ट है भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांतों का उल्लेख किस श्रेणी में था, तो भाग क में। भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांतों का उल्लेख किस श्रेणी में था, तो भाग क में। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों तथा राज्य क्षेत्र के 4 श्रेणियों में से भाग घ के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया था। यह प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार का। राज्य तथा राज्य क्षेत्रों की 4 श्रेणियों में से भाग घ के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया था। यह प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान व निकोबार का। नेक्स्ट पॉइंट, संसद विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन करके भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे राज्यों को दे सकती है। इसलिए बेरूबारी राज्य के क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को अंतरित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था, तो 9वां। संसद विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन करके भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे राज्यों को दे सकते हैं। इसलिए बेरूबारी राज्य के क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को अंतरित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था, तो 9वां। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन राज्यों के पुनर्गठन ने भाग क और भाग ख के राज्यों का अंतर समाप्त कर दिया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन राज्यों के पुनर्गठन ने भाग क और भाग ख के राज्यों का अंतर समाप्त कर दिया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। नेक्स्ट है किस मामले से 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों पर इस आधार पर आक्षेप किया जा सकता है कि वे संविधान की आधारित संरचना को क्षति पहुंचाते हैं, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किस मामले से 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों पर इस आधार पर आक्षेप किया जा सकता है कि वे संविधान की आधारित संरचना को क्षति पहुंचाते थे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है, संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, तो संसद को। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1953 में। नेक्स्ट भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष, भाषाई आधार पर, तो 1956 में। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के तहत किस राज्य के कुल क्षेत्रों को निकालकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो मद्रास। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के तहत किस राज्य के कुल क्षेत्रों को निकालकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो मद्रास तमिलनाडु। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। नोट है फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। तो फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन थे, फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। नेक्स्ट पॉइंट, फजल अली आयोग ने ए, बी और सी 3 वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर उनके स्थान पर 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन की सिफारिश की थी। लेकिन संसद ने पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया है, तो 14 राज्य और 5 संघ राज्य क्षेत्र को। फजल अली आयोग ने ए, बी और सी 3 वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर उनके स्थान पर 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन की सिफारिश की थी। लेकिन संसद में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, तो 14 राज्य और
5 संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाओं में स्थानीय और भाषाई मांगों को पूरा करने के लिए परिवर्तन किए गए। इसके अतिरिक्त 1956 में त्रावणकोर और कोचीन क्षेत्र को मिलाकर कौन सा एक नया राज्य बनाया गया? तो केरल। नेक्स्ट, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में मैसूर राज्य अतः स्थापित किया गया। किस अधिनियम द्वारा उसका नाम परिवर्तन करके कर्नाटक कर दिया गया? तो मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 द्वारा। तो मैसूर राज्य अधिनियम 1973 द्वारा 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में से मैसूर राज्य अतः स्थापित किया गया। किस अधिनियम द्वारा उसका नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया? तो मैसूर राज्य अधिनियम 1973 द्वारा। सी श्रेणी के राज्य कौन थे? तो 61 देशी रियासतों को एकीकृत करके सी राज्य की श्रेणी में रखा गया। तो सी श्रेणी के राज्य 61 देशी रियासतों को एकीकृत करके सी राज्य की श्रेणी में रखा गया। ये राज्य थे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। इनकी संख्या 10 थी। डी श्रेणी के राज्य अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को डी राज्य की श्रेणी में रखा गया था। तो डी श्रेणी के राज्य अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को डी राज्य की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट है नए राज्य और उनका गठन वर्ष। असम राज्य उनका गठन वर्ष तो 26 जनवरी 1950 को, बिहार का 26 जनवरी 1950 को, ओडिशा को 26 जनवरी 1950 को, उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950, पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का 1953 में राज्य का दर्जा 1956 में। केरल जो है उसका 1 नवंबर 1956 को, मैसूर 1 नवंबर 1956, 1973 में कर्नाटक नाम से पुनः नामकरण हुआ। मैसूर का जो है वो 1973 में कर्नाटक नाम से पुनः नामकरण, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान 1 नवंबर 1956। तमिलनाडु का 1 नवंबर 1956, तमिलनाडु 1 नवंबर 1956, गुजरात 1 मई 1960, गुजरात जो 1 मई 1960, महाराष्ट्र 1 मई 1960, महाराष्ट्र 1 मई 1960। नेक्स्ट है नागालैंड 1 दिसंबर 1963, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हरियाणा 1 नवंबर 1966, पंजाब 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1961, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। नेक्स्ट है सिक्किम 16 मई 1975, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। नेक्स्ट है मिजोरम 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। नेक्स्ट झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को किन 2 राज्यों में विभाजित किया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र में। मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को किन 2 राज्यों में विभाजित किया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके कब नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया? तो 1 दिसंबर 1963 को। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके कब नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया? तो 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट है 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच हुए एक समझौते के अनुसरण में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 371A। 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच हुए एक समझौते के अनुसरण में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 371A। नेक्स्ट पॉइंट है 1960 में किस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपे जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सलाह दी थी कि संविधान संशोधन किए बिना किसी विदेशी राज्य को भारत का कोई राज्य क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता? तो बेरूबारी यूनियन पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजाब राज्य को 3 भागों पंजाब एवं हरियाणा को अलग राज्य के रूप में तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया। इन तीनों राज्यों की राजधानी किसे बनाई गई? तो चंडीगढ़ को। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजाब राज्य को 3 भागों पंजाब एवं हरियाणा को अलग राज्य के रूप में तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया। इन 3 राज्यों की राजधानी किसे बनाई गई? तो चंडीगढ़ को। नेक्स्ट है मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य के भीतर स्वशासी उपराज्य बनाया गया था? तो असम राज्य के भीतर। मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य के भीतर स्वशासी उपराज्य बनाया गया था? तो असम राज्य के भीतर। नेक्स्ट पॉइंट है असम अधिनियम 1951 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र को एक पट्टी
किस देश को देकर असम की सीमा में बदलाव किया गया? तो भूटान। असम अधिनियम 1951 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र में एक पट्टी किस देश को देकर असम की सीमा में बदलाव किया गया? तो भूटान। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पूर्ण राज्य बनाए गए तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को किस सूची में रखा गया? तो केंद्र शासित प्रदेश की सूची में। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पूर्ण राज्य बनाए गए तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को किस सूची में रखा गया? तो केंद्र शासित प्रदेश की सूची में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम से हिमाचल और बिलासपुर राज्यों का विलय करके हिमाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, जिसे 1970 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश बिलासपुर अधिनियम 1954 से। किस अधिनियम से हिमाचल और बिलासपुर राज्यों का विलय करके हिमाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, जिसे 1970 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश बिलासपुर अधिनियम 1954 से। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम द्वारा किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम द्वारा किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो वर्ष 1971 में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को सह राज्य या एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा। नेक्स्ट, 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 16 मई 1975 को 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 16 मई 1975 को। नेक्स्ट पॉइंट है, किस संविधान संशोधन द्वारा 20 फरवरी 1947 को मिजोरम को भारत के 23वें राज्य के रूप में और अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो क्रमशः 53 एवं 55वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत के 23वें राज्य के रूप में और अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो क्रमशः 53 एवं 55वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय पांडिचेरी, कराईकल, यानम, चंदर नगर और माहे में फ्रांसीसी बस्तियां रह गई थी। इनमें से किस क्षेत्र में जून 1949 में हुए जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में मत दिया गया और उसके बाद मई 1950 में उसका प्रशासन भारत ने अपने अंदर ले लिया? तो चंदर नगर। भारत की आज़ादी के समय पांडिचेरी, कराईकल, यानम, चंदर नगर और माहे में फ्रांसीसी बस्तियां रह गई थी। इनमें से किस क्षेत्र में जून 1949 में हुए जनमत संग्रह से भारत के पक्ष में मत दिया गया और उसके बाद मई 1950 में उसका प्रशासन भारत ने अपने अंदर ले लिया? तो चंदर नगर का। नेक्स्ट, पांडिचेरी, कराईकल और माहे की जनता ने कब भारत में विलय का निर्णय किया? तो अक्टूबर 1954 में। पांडिचेरी, कराईकल और माहे की जनता ने कब भारत में विलय का निर्णय लिया? तो अक्टूबर 1954 में। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के बीच 28 मई 1956 को एक संधि हुई जिसके अनुसार सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों पर भारत का अधिकार मान लिया गया। पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यानम को कब से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के रूप में प्रशासित किया गया? तो 1 जुलाई 1963 को। भारत और फ्रांस के बीच 28 मई 1956 को एक संधि हुई जिसके अनुसार सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों पर भारत का अधिकार मान लिया गया। पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यानम को कब से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के रूप में प्रशासित किया गया? तो 1 जुलाई 1963 से। नेक्स्ट, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया? तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 से। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया? तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में। ध्यान रखेंगे। 1918 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट राज्यों के गठन के भाषाई एवं जातीय आधार को अस्वीकार किया। तो 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट 1918 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट राज्यों के गठन के भाषाई एवं जातीय आधार को अस्वीकार किया। नेक्स्ट है 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट राज्यों के पुनर्गठन के लिए जनसंख्या, भौगोलिक, आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति, भाषा एवं जनता की इच्छा को आधार माना।
नेक्स्ट है 1930 भारतीय सांविधिक आयोग जाति धर्म आर्थिक हित भौगोलिक एकरूपता गांव शहर में संतुलन आदि में किसी भी एक मुद्दों को नहीं अपितु कई अन्य मामलों को गठन का आधार स्वीकारा। 1930 भारतीय सांविधिक आयोग जाति धर्म आर्थिक हित भौगोलिक एकरूपता गांव शहर में संतुलन आदि में किसी भी एक मुद्दे को नहीं अपितु कई अन्य मामलों के गठन का आधार स्वीकारा। 36 संवैधानिक सुधार समिति इसकी अनुशंसा पर सांप्रदायिक आधार पर सिंध प्रांत का गठन। तो 1936 संवैधानिक सुधार समिति की यानी इसकी अनुशंसा पर सांप्रदायिक आधार पर सिंध प्रांत का गठन। नेक्स्ट है 1948 धर आयोग। 1948 धर आयोग भाषाई आधार के बजाय ऐतिहासिक भौगोलिक प्रशासनिक सांस्कृतिक और आर्थिक आधार को पुनर्गठन का आधार माना। नेक्स्ट है 1948 जेवीबी आयोग आर्थिक वित्तीय प्रशासनिक और जनैच्छा के आधार को अस्वीकार नहीं किया किंतु भाषा को भी एक आधार के रूप में स्वीकारा। 1948 में जेवीबी आयोग आर्थिक वित्तीय प्रशासनिक एवं जनैच्छा के आधार को अस्वीकार नहीं किया किंतु भाषा को भी एक आधार के रूप में स्वीकारा। नेक्स्ट 1955 फजल अली आयोग इसकी अनुशंसा को परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 1955 फजल अली आयोग इसकी अनुशंसा को परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। धर आयोग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर अध्ययन के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवंबर 1947 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी। इसमें आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा अनुसार होना चाहिए। इन सिफारिशों का व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। नेक्स्ट है जेवीपी समिति धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन 1948 में 3 सदस्यीय समिति गठित की। इसके 3 सदस्यों जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया के नाम पर यह समिति जेवीपी समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया के नाम पर यह समिति जेवीपी समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू वी से वल्लभ भाई पटेल तथा पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया, इन्हीं तीनों के नाम पर यह समिति जेवीपी समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार नहीं किया और यह सुझाव दिया कि सुरक्षा एकता तथा राष्ट्र की संपन्नता को राज्यों के पुनर्गठन का आधार होना चाहिए। इसकी सिफारिशों को 1949 में कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा किन केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसदीय विधि द्वारा विधानमंडलों का गठन किया गया। तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन व दीव और पुडुचेरी। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा किन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि द्वारा विधानमंडलों का गठन किया गया। तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन व दीव और पुडुचेरी। नेक्स्ट है जनता द्वारा 1954 में दादर और नगर हवेली को मुक्त कराने तक उस पर किसका शासन था। तो पुर्तगालियों का। जनता द्वारा 1954 में दादर और नगर हवेली को मुक्त कराने तक उस पर किसका शासन था। तो पुर्तगालियों का। नेक्स्ट है 1954 से 1961 तक दादर और नगर हवेली लगभग स्वतंत्र रूप से काम करता रहा, जिसे दादर एवं नगर हवेली प्रशासन ने चलाया। भारत सरकार ने कब सैन्य कार्रवाई द्वारा इसको भारतीय संघ में मिला लिया और तब से भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन चला रही है। तो दिसंबर 1961 में। नेक्स्ट है 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादर और नगर हवेली के क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की अधिनियम बनाने की शक्तियां के तहत उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए किस अनुच्छेद और अनुसूची को संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 240 और प्रथम अनुसूचित। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादर और नगर हवेली के क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की अधिनियम बनाने की शक्तियों के तहत उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए किस अनुच्छेद और अनुसूची को संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 240 और प्रथम अनुसूची को। नेक्स्ट है दमन और दीव तथा गोवा देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहे।
इन तीनों को कब भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को। दमन और दीव तथा गोवा देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहे। इन तीन को कब भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 19 दिसंबर 1961 को। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव के प्रथम अनुसूची में शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया? तो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1912। नेक्स्ट, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय विधेयक 2019 के तहत इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया। नया सम्मिलित केंद्र शासित प्रदेश कब से अस्तित्व में आ गया? तो 26 जनवरी 2020 से। 26 जनवरी 2020 से। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय विधेयक 2019 के तहत इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया। नया सम्मिलित केंद्र शासित प्रदेश कब से अस्तित्व में आ गया? तो 26 जनवरी 2020 से। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया किंतु दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया? तो 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किंतु दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया? तो 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा। नेक्स्ट, गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर देश का 25वां बनाया गया? 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को। गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर देश का 25वां बनाया गया? तो 30 मई 1987 को। नेक्स्ट, 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को तथा 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया। 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को तथा 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया तथा 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश में से दिल्ली को अब क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। केंद्र शासित प्रदेश में से दिल्ली को अब क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। नेक्स्ट है, तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये वर्ष 1969 में। नेक्स्ट है, तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए के चंद्रशेखर राव ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS का शुरू की। नए राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने आमरण अनशन कब किया? तो अक्टूबर 2009 में। तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए के चंद्रशेखर राव ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS शुरू किया। नए राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने आमरण अनशन कब किया? तो अक्टूबर 2009 में। अक्टूबर 2009 में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 फरवरी 2010 को किस समिति का गठन किया? तो श्री कृष्णा समिति का। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 फरवरी 2010 को किस समिति का गठन किया? तो श्री कृष्णा समिति का। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री को कब सौंपा? जिसमें उसने 6 विकल्प सुझाए थे, जिसमें एक विकल्प सीमांध्र और तेलंगाना का बंटवारा का संबंधित था। तो 6 जनवरी 2011 को। न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री को कब सौंपा? जिसमें उसने 6 विकल्प सुझाए थे, जिसमें एक विकल्प सीमांध्र तेलंगाना का बंटवारा से संबंधित था। तो 6 जनवरी 2011 को। 6 जनवरी 2011 को। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 को लोकसभा ने 18 जनवरी 2014 को तथा राज्यसभा ने 20 फरवरी 2014 को पारित किया गया। इस विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम में परिवर्तित कब हुआ? तो 1 मार्च 2014 को। 1 मार्च 2014 को। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य कब बनाया गया? तो 2 जून 2014 को। नेक्स्ट, श्री रामुलु आंदोलन। श्री रामुलु आंदोलन क्या देखते हैं? JVP समिति की सिफारिशों का दक्षिण राज्य विशेषकर तेलुगु भाषी क्षेत्रों में काफ़ी विरोध हुआ। JVP समिति की सिफारिशों का दक्षिण राज्यों विशेषकर तेलुगु भाषी क्षेत्रों में काफ़ी विरोध हुआ। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 को तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। अब देखते हैं फजल अली आयोग।
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 22 दिसंबर 1953 को संसद में की गई एक घोषणा कर राज्यों ने पुनर्गठन की समस्या पर गंभीरतापूर्वक तथा बिना किसी पक्षपात के विचार करने के उद्देश्य से फजल अली आयोग का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए तथा पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर को इसका सदस्य बनाया गया। आयोग ने 30 सितंबर 1955 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नवत है। इस आयोग ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार अवश्य माना और साथ ही यह जोड़ा कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजना की सफलता पर दृष्टि रखते हुए किया जाना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजना की सफलता पर दृष्टि रखते हुए किया जाना चाहिए। ए, बी और सी 3 वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा इनके स्थान पर 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय संघ को विभाजित करना चाहिए। ए, बी और सी 3 वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा इनके स्थान पर 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय संघ को विभाजित करना चाहिए। नेक्स्ट है, इस प्रकार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को प्रमुखता के साथ स्वीकार तो किया, किंतु इस धारणा को भी केंद्र में रखा कि किसी भी रूप से भारत की एकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को प्रमुखता के साथ स्वीकार तो किया, किंतु इस धारणा को भी केंद्र में रखा कि किसी भी रूप में भारत की एकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद ने फजल अली आयोग की सिफारिशों को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार कर जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। राज्य प्रमुखों के पद को समाप्त कर सभी राज्यों के लिए राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई। तो राज्य प्रमुखों के पद को समाप्त कर सभी राज्यों के लिए राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, क, ख, ग और घ श्रेणी के राज्यों के मध्य विद्यमान अंतर को समाप्त कर दिया गया। अब गणराज्य की केवल 2 इकाइयां रखी गई, राज्य तथा केंद्रीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए। तो भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। 14 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। 14 राज्य में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अधिनियम के तहत पंजाब और पेप्सू को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। तो अधिनियम के तहत पंजाब और पेप्सू को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, किंतु हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्र बना दिया। बड़े राज्य का आकार बढ़ा दिया गया। विदर्भ राज्य और हैदराबाद राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र को बम्बई राज्य में मिला दिया गया। हैदराबाद राज्य के कुछ हिस्से को मैसूर राज्य में मिला दिया गया। बदले में तेलंगाना क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया। आयोग की अनुशंसा के अनुसार मध्य प्रदेश और केरल 2 राज्य बना दिए गए। भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इसी प्रकार केंद्र शासित अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया। तो आयोग की अनुशंसा के अनुसार मध्य प्रदेश और केरल 2 राज्य बना दिए गए। भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इसी प्रकार केंद्र शासित अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया। नेक्स्ट है, ESL नरसिम्हन तेलंगाना राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। ESL नरसिम्हन तेलंगाना राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। इस नवनिर्मित राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो के चंद्रशेखर राव। ESL नरसिम्हन तेलंगाना राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। इस नवनिर्मित राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट, अविभाजित आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 23 थी। इनमें से कितने जिले तेलंगाना में शामिल किए गए? तो 10 जिले। अविभाजित आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 23 थी। इनमें से कितने जिले तेलंगाना में शामिल किए गए? तो 10 जिले। तेलंगाना के 10 जिले आदिलाबाद, खम्म, ग्रेटर हैदराबाद, मेदक, रंगारेड्डी, नालगोंडा, महबूबनगर, वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद। तो तेलंगाना के 10 जिले हैं आदिलाबाद, खम्म, ग्रेटर हैदराबाद, मेदक, रंगारेड्डी, नालगोंडा, महबूबनगर, वारंगल, करीमनगर और निजामाबाद।
नेक्स्ट है विभाजन के बाद विधानसभा सीटों की कुल संख्या आंध्र प्रदेश में 175 और तेलंगाना में 119 निर्धारित की गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः 25 और 17। इन राज्यों की राज्यसभा की सीटें कितनी निर्धारित हैं? तो क्रमशः 11 और 7। तो विभाजन के बाद विधानसभा सीटों की कुल संख्या आंध्र प्रदेश में 175, तेलंगाना में 119 निर्धारित की गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः 25 और 17 है। इन राज्यों की राज्यसभा सीटों की संख्या निर्धारित है तो 11 और 7 निर्धारित है राज्यसभा सीटों की संख्या। नेक्स्ट 5 अगस्त 2019 को एक संकल्प की घोषणा के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, जिस आदेश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी किए। इस फैसले के साथ ही कौन सा अनुच्छेद भी समाप्त हो गया? तो अनुच्छेद 35A। 5 अगस्त 2019 को एक संकल्प की घोषणा के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, जिस आदेश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी किए। इस फैसले के साथ ही कौन सा अनुच्छेद भी समाप्त हो गया? तो अनुच्छेद 35A भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। इनमें से किसमें विधानसभा होगी? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में विधानसभा नहीं। तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। इनमें से किसमें विधानसभा होगी? तो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। नेक्स्ट क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद भारत में वर्तमान कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश। नेक्स्ट 2 नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस तिथि को विधिवत अस्तित्व में आए? तो 31 अक्टूबर 2019 को विधिवत अस्तित्व में आए, 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती पर। 2 नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस तिथि को विधिवत अस्तित्व में आए? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2019 को दोनों नए केंद्रशासित प्रदेशों का नक्शा जारी किया गया। नए नक्शे के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर किन जिलों को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया गया है? तो मीरपुर और मुजफ्फराबाद जिलों को। 2 नवंबर 2019 को दोनों नए केंद्रशासित प्रदेशों का नक्शा जारी किया गया। नए नक्शे के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर के किन जिलों, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के किन जिलों को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया गया? तो मीरपुर और मुजफ्फराबाद जिलों को। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले तथा लद्दाख में मात्र 2 जिले लेह और कारगिल होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो लेह जिला जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। ये लद्दाख में है। लेह जिला ये भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के अस्तित्व में आने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जीसी मुर्मू और जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया? तो आर.के. माथुर को। दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के अस्तित्व में आने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जीसी मुर्मू और जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। लद्दाख का प्रमुख लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया? तो आर.के. माथुर को। नेक्स्ट दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में भारतीय दंड संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराएं लागू होंगी। नए जम्मू कश्मीर में पुलिस व कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होंगी। भूमि व्यवस्था की देखरेख जिम्मा किसके पास होगा? तो निर्वाचित सरकार। दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में भारतीय दंड संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराएं लागू होंगे। नए जम्मू कश्मीर में पुलिस व कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होंगे। भूमि व्यवस्था की देखरेख का जिम्मा किसके पास होगा? तो निर्वाचित सरकार के पास। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज की भाषा अब उर्दू के स्थान पर कौन सी भाषा होगी? तो हिंदी भाषा। नेक्स्ट केंद्रशासित प्रदेश बनने पर जम्मू कश्मीर के प्रदेश स्तर पर बनाए गए 164 कानून समाप्त हो गए। केंद्रशासित प्रदेश बनने पर जम्मू कश्मीर के प्रदेश स्तर पर बनाए गए 164 कानून समाप्त हो गए और विधानसभा से पारित 166 कानून को यथावत रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने की जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संसद की ओर से पारित कितने केंद्रीय कानून तत्काल प्रभाव में लागू हो गए हैं? तो 106 कानून। केंद्र शासित प्रदेश बनने पर जम्मू कश्मीर के प्रदेश स्तर पर बनाए गए 164 कानून समाप्त हो गए और विधानसभा से पारित 166 कानून को यथावत रखा गया है। 166 कानून को यथावत रखा गया, 164 कानून समाप्त हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनते ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संसद की ओर से पारित कितने केंद्रीय कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गए? तो 106 कानून लागू हो गए।
नेक्स्ट जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की श्रीनगर और जम्मू पीठे मौजूदा व्यवस्था के तहत काम करेगी। लद्दाख के मामलों की सुनवाई कौन करेगा? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की श्रीनगर और जम्मू पीठे मौजूदा व्यवस्था के तहत काम करेगी। लद्दाख के मामले की सुनवाई कौन करेगा? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल पहले के 6 वर्ष के मुकाबले अब कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल पहले के 6 वर्ष के मुकाबले अब कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का। 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट, नए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 सदस्य हैं, जिनकी परिसीमन के बाद संख्या बढ़कर 114 तक हो जाएगी। विधायिका में पाक अधिकृत कश्मीर POK के लिए पहले की ही तरह कितनी सीटें रिक्त रखी गई हैं? तो 24 सीटें। 24 सीटें। नए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 सदस्य हैं, जिनकी परिसीमन के बाद संख्या बढ़कर 114 तक हो जाएगी। विधायिका में पाक अधिकृत कश्मीर POK के लिए पहले की ही तरह कितने सीटें रिक्त रखी गई हैं? 24 सीटें। जम्मू कश्मीर में अब तक 87 सीटों पर चुनाव होते थे। जम्मू कश्मीर अब तक 87 सीटों पर चुनाव होते थे, जिसमें 4 लद्दाख और 46 कश्मीर की और 37 जम्मू की सीटें थी। लद्दाख में 4 सीटें हटाकर अब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 83 सीटें बची हैं, जिनमें परिसीमन होगा। अनुमान है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटें बढ़कर 90 हो जाएंगी। तो जम्मू कश्मीर में अब तक 87 सीटें पर चुनाव होते थे, जिनमें 4 लद्दाख की, 46 कश्मीर और 37 जम्मू की सीटें थी। लद्दाख को 4 सीटें हटाकर अब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 83 सीटें बची हैं, जिनमें परिसीमन होगा। अनुमान है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटें बढ़कर 90 हो जाएंगी। नेक्स्ट, पहले जम्मू कश्मीर कैबिनेट में 24 मंत्री बनाए जा सकते थे। अब दूसरे राज्यों की तरह कुल सदस्य संख्या कितने प्रतिशत से ज़्यादा मंत्री नहीं जा सकते हैं? तो 10%। पहले जम्मू कश्मीर कैबिनेट में 24 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब दूसरे राज्यों की तरह कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते? तो कितने प्रतिशत ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते? 10% से ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से 5 और केंद्र शासित लद्दाख से 1 नए लोकसभा सांसद की चुना जाएगा। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के 4 सांसद चुने जाएंगे। लद्दाख से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो एक भी नहीं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से 5 और केंद्र शासित लद्दाख से 1 लोकसभा सांसद ही चुना जाएगा। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के 4 सांसद चुने जाएंगे। लद्दाख से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो एक भी नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने अर्धसंघीय व्यवस्था की संज्ञा दी है? तो केसी व्हियर ने। नेक्स्ट, ग्रेनविले, ऑस्टिन और A.H. बिर्च ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सहकारी संघवाद का। ग्रेनविले, ऑस्टिन और A.H. बिर्च ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सहकारी संघवाद का। नेक्स्ट, लोक प्रशासन के लिए विद्वान ने कहा कि भारत का संविधान अत्यंत परिसंघीय है। लोक प्रशासन के लिए विद्वान ने कहा है भारत का संविधान अत्यंत परिसंघीय है। तो पॉल एच एफ लवी ने। नेक्स्ट, भारतीय संघ में उन राज्यों का समावेश है जो केंद्र के साथ संघीय शक्तियों में भागीदारी करते हैं। भारत विनाशी राज्यों का किस प्रकार का संघ है? तो अविनाशी संघ। भारतीय संघ में उन राज्यों का समावेश है जो केंद्र के साथ संघीय शक्तियों में भागीदारी करते हैं। भारत विनाशी राज्यों का किस प्रकार का संघ है? तो अविनाशी संघ। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद। भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर इन परिषदों के गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा में प्रावधान किया गया? तो धारा 15 में। भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर इन परिषदों के गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा में प्रावधान किया गया? तो धारा 15 में। नेक्स्ट, राज्य और संघ के बीच परस्पर सहयोग एवं समन्वय द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास की गति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित क्षेत्रीय परिषदें किस प्रकार की संस्था है? तो एक संविधानेतर संस्था। राज्य और संघ के बीच परस्पर सहयोग एवं समन्वय द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास की गति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित क्षेत्रीय परिषदें किस प्रकार की संस्था है? तो एक संविधानेतर संस्था। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा 2 अन्य मंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन इसके सदस्य होते हैं। सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा 2 अन्य मंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं।
सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह पद किसको प्राप्त होता है? तो संबंधित राज्यों का मुख्यमंत्री। संबंधित राज्यों का मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह पद किसको प्राप्त होता है? तो संबंधित राज्यों का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है। उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। वर्तमान समय में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है। उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर के 8 राज्य असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं, इसलिए इनके लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत। पूर्वोत्तर के 8 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं है, इसलिए इनके लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर परिषद में सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री। उपाध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री। पूर्वोत्तर परिषद में सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री। उपाध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिलोंग में। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिलोंग में। भारत में क्षेत्रीय परिषद के बारे में है, तो भारत में क्षेत्रीय परिषद पंडित जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण के संदर्भ में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई थी। ये परिषदें इस प्रकार है। तो ये भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित है। ये नीचे है 5 परिषद, देखते हैं। फर्स्ट है उत्तर क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा चंडीगढ़ एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मुख्यालय नई दिल्ली है। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा चंडीगढ़ एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट, मध्य क्षेत्रीय परिषद में है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश मुख्यालय इसका इलाहाबाद में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश मुख्यालय इलाहाबाद में है। नेक्स्ट, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड मुख्यालय इसका कोलकाता में। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड मुख्यालय इसका कोलकाता में। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली संघराज्य क्षेत्र मुख्यालय इसका मुंबई है। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली संघराज्य क्षेत्र मुख्यालय इसका मुंबई है। नेक्स्ट है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी मुख्यालय इसका चेन्नई है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में क्या है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी मुख्यालय इसका चेन्नई में। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका संगठन निम्नानुसार होता है। तो इसका संगठन जो होता है किसका निम्नानुसार होता है, देखते हैं निम्नानुसार क्या है। अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्र सरकार का एक मंत्री होता है। तो अध्यक्ष जो होगा उसका वो भारत का गृह मंत्री होगा या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्र सरकार का कोई एक मंत्री होगा, एक मंत्री होगा या गृह मंत्री होगा। नेक्स्ट, उपाध्यक्ष प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए। उपाध्यक्ष होगा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन, यानी एक करके रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए, यानी एक करके होगा 1 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट है सदस्य। मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय परिषद के अधीन आने वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा नामजद 2-2 अन्य मंत्री। तो सदस्य में है मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय परिषद के अधीन आने वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा नामजद 2-2 अन्य मंत्री। सदस्य में सलाहकार। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद सलाहकार क्या होगा, कौन होगा? तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिए नीति आयोग द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया गया।
सलाहकार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिए नीति आयोग द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया गया। क्षेत्र में शामिल किए गए प्रत्येक राज्य द्वारा मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारी विकास आयुक्त को नामित किया गया। प्रत्येक राज्यों द्वारा मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारी या विकास आयुक्त को नामित किया गया। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों में शामिल राज्यों के मुख्य सचिव सलाहकार के रूप में। क्षेत्रीय परिषदों में शामिल राज्यों के मुख्य सचिव सलाहकार के रूप में। नंबर चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है खान सर के बुक का। तो 4th नंबर चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।